हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शास्त्री जी की वीडियो के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, शास्त्री जी हमेशा काम को सलाम करते थे। काम से जी चुराने वालों से उन्हें सख्त नफरत थी। शास्त्री जी खुद भी बिना मेहनत किए अपने वेतन का 1 रुपया भी लेना तक गवारा नहीं करते थे। दोस्तों, एक बार भीषण रेल दुर्घटना हुई। उस समय शास्त्री जी रेल मंत्री थे। उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बोले मैंने इनका इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया कि इनकी गलती है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है जिससे राजनीति में अच्छे आदर्श स्थापित हों। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उस समय गृह मंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा जी को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज, जिन्हें किंग मेकर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता था, उन्होंने सभी की सहमति से नए प्रधानमंत्री की खोज भी शुरू कर दी थी। उस समय 2 मुख्य दावेदार थे जिन्हें पार्टी सदस्य अपनी सहमति दे सकते थे। एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन दोस्तों, अधिकतर सदस्य लाल बहादुर शास्त्री जी पर ही सहमत हुए। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नई चुनौतियां शास्त्री जी का इंतजार कर रही थी। शास्त्री जी ने अपने लगभग 18 महीने के कार्यकाल में जितनी चुनौतियों का सामना किया, शायद ही किसी और ने किया होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी दोस्तों, शास्त्री जी के साथ रहने वाली उनकी सादगी और ईमानदारी हमेशा उनके साथ रही। एक बार शास्त्री जी अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए अपने बेटे के स्कूल गए। वो गाड़ी से स्कूल तक पहुंचे, गाड़ी स्कूल के बाहर एक साइड में पार्क करवा दी और रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल में चले गए। प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैं यही ऑफिस में ही रिपोर्ट कार्ड मंगवा लेता हूँ, आप बैठिए। शास्त्री जी ने मना कर दिया और रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए खुद कमरे में चले गए। लाइन में लगकर रिपोर्ट कार्ड लिया। दोस्तों, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होकर जब ऐसे काम करता है तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। वरना दोस्तों, सत्ता के नशे में लोगों को बहकते देर नहीं लगती। एक बार शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी ने सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर लिया था। तब शास्त्री जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को बुलाया और पूछा, और बेटे ने भी ईमानदारी के साथ बता दिया कि हाँ, उन्होंने सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया है। इस पर शास्त्री जी ने कहा, ये गाड़ी सरकारी कामकाज के लिए है, और ड्राइवर से कहा, जाइए डायरी लेकर आइए और देखकर बताइए कि ये गाड़ी कितनी चली है। ड्राइवर ने बता दिया। शास्त्री जी ने पूरा हिसाब लगवाकर पूरे के पूरे पैसे सरकारी खजाने में जमा करवाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, अपने परिवार को बहुत कम वक्त दे पाते थे। एक बार खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था, मगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब शास्त्री जी ने पूछा, क्या बात है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? काफी देर के बाद उन्होंने कहा, आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। तब शास्त्री जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा देश मेरा परिवार है, मुझे सभी का ख्याल रखना पड़ता है। इस हिसाब से तो मैं आप लोगों को जो समय दे पा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तान की नीयत कश्मीर के लिए कभी भी साफ नहीं रही। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ लोग शास्त्री जी की विनम्रता और सादगी को उनकी कमजोरी समझते थे। उन लोगों में से एक थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष जनरल अयूब खान। अयूब खान तो शास्त्री जी के कद तक का मजाक उड़ा चुके थे। शास्त्री जी की विनम्रता और शालीनता को उनकी कमजोरी समझते थे। अयूब खान को लगा शास्त्री जी काबिल नहीं हैं, मजबूत फैसले नहीं ले पाएंगे। अपनी रणनीति के हिसाब से पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। दोस्तों, इसके लिए उसने भारत को कई तरफ से घेरने की योजना बनाई। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट होक चलाकर कच्छ के रण में युद्ध प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसका निशाना कच्छ का रण नहीं, कश्मीर ही था। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की कश्मीर में घुसपैठ करवाई। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को अपनी रणनीति का तीसरा चरण लागू करके ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान इन्हीं ऑपरेशंस के सहारे कश्मीर को जीतना चाहता था, मगर भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत कई सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। दोस्तों, तब शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट देते हुए आगे बढ़कर हमला करने का आदेश दे दिया। भारतीय सेना ने भी सीमा पार करके हमला कर दिया। पाकिस्तान को कश्मीर से अपना ध्यान हटाकर अपने घर को बचाने पर लगाना पड़ा। भारतीय सेना हमला करते हुए लाहौर और सियालकोट तक पहुंच गई। लाहौर और सियालकोट पर भारतीय सेना किसी भी क्षण कब्जा कर सकती थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दखल से 23 सितंबर 1965 में सीज फायर किया गया। युद्ध खत्म होने के कुछ दिन बाद 26 सितंबर 1965 को रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी बोले,
हैं। सदर अयूब ने कहा था कि वो चहलकदमी करते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। वो बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही आगे बढ़कर लाहौर की तरफ उनका इस्तकबाल करते हैं। 1965 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी भारत को धमकी दी थी दोस्तों, अगर युद्ध बंद नहीं किया तो गेहूं की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। उस समय शास्त्री जी ने गेहूं संकट से उभरने की शुरुआत अपने घर से ही की। उन्होंने घर में शाम के वक्त का खाना बनवाना बंद कर दिया। शास्त्री जी ये देखना चाहते थे कि अगर घर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, भूख सह सकते हैं, तभी ये निर्णय देश के लिए लेने की हिम्मत मुझ में आएगी। इसके बाद उन्होंने एक समय का भोजन न करने की अपील देशवासियों से की। दोस्तों पूरा देश उनके इस फैसले के पीछे खड़ा हो गया। इसके बाद शास्त्री जी ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसके बाद देश गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाया। दोस्तों शास्त्री जी ने किसानों और जवानों को बराबर रखते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोस्तों ये नारा उस समय जनता ने इतने जोर से लगाया कि माहौल में गूंज गया। शास्त्री जी कहते थे, जब देश में किसान और सीमा पर जवान अपना फर्ज निभाते हैं तभी देश आगे बढ़ सकता है। युद्ध विराम के बाद ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री जी को सोवियत संघ जाना पड़ा। आज ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद में लंबे दौर की बातचीत के बाद समझौता हुआ। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास जीती हुई ज्यादा जमीन थी। शास्त्री जी कुछ इलाकों को पाकिस्तान को देना नहीं चाहते थे, लेकिन शांति के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। फैसले के कुछ घंटों के बाद ही दोस्तों शास्त्री जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की अचानक हुई इस मौत से हर कोई सदमे में था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह अचानक कैसे हुआ। आज भी लोग शास्त्री जी की मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु नहीं मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी, क्योंकि मौत के बाद उनका शरीर नीला हो गया था। शास्त्री जी के चेहरे पर पड़े धब्बों पर चंदन क्यों लगा दिया गया? शास्त्री जी की तबीयत खराब होने पर शास्त्री जी ने थर्मस की तरफ इशारा किया। वहां मौजूद लोगों ने सोचा शास्त्री जी पानी मांग रहे हैं, उन्हें पानी दिया गया। शास्त्री जी ने पानी नहीं पिया और दोबारा उसी थर्मस की तरफ इशारा किया। बाद में ये थर्मस उनके सामान के साथ वापस नहीं आया। दोस्तों ये कुछ सवाल शास्त्री जी की मौत पर संदेह पैदा करते हैं। दोस्तों शास्त्री जी सदा के लिए जिए और अंतिम समय तक देश की सेवा करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी के नाम पर आज बहुत से शिक्षण संस्थानों का नाम रखा गया है, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी प्रमुख है। आज हमें शास्त्री जी से सहनशीलता, विनम्रता सीखते हुए प्रेरणा लेने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।